नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपकी 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और वो भी इंग्लिश मीडियम के लिए, आरबीएसई के लिए, राजस्थान बोर्ड के लिए। और वैसे आप किसी भी बोर्ड से हो, जो भी बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है उन सभी के लिए लेक्चर्स यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ठीक है। और जो लेक्चर जब भी आप लेक्चर देखने बैठो तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है, साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो फर्स्ट हेडिंग आप कॉपी में लगा लीजिए, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकेंड वो किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो फर्स्ट हेडिंग और लगा ली आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लिखिए सेकेंड हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो देखो बच्चों नाम ही बता रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो यानी चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। यानी उन्हें किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इसमें रीड करना है। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए जब भी आप पीछे रह जाओ ना तो आप पॉज करके डेफिनेशन लिख लिया करो, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, चार्ज की। बात क्लियर। तो आप सेकंड हेडिंग लगा लीजिए कि चार्ज क्या चीज़ है। तो लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड हेडिंग आप लगा लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ठीक है। तो देखिए जब भी आप अभी आप कर लेते हो, जैसे आप क्लास में बैठे हो, अपने जो है बालों पे आपने क्या किया, स्केल को या पेन को आपने ऐसे रब किया, रगड़ा ऐसे रब किया, और फिर आप स्केल को या पेन को ऐसे रब करके जो कागज़ के जो पीस, स्मॉल पीसेस, टुकड़े उनके पास अगर आप लेके जाते हो तो क्या होते हैं, वो कागज़ के टुकड़े उससे क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ जादू हो रहा है, कुछ हो रहा है। जो कागज़ के टुकड़े अपने आप ही इस पेन के चिपक रहे होंगे, मार्कर के चिपक रहे होंगे ऐसे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ एक फोर्स लग रहा होगा, उसकी जो नेचर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर है, ऐसा वो फोर्स है। तो ऐसा वो क्यों हो रहा है, और इस चीज़ को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो मैं बताऊँ ऐसे आपने रब किया पेन को ऐसे, और कागज़ के टुकड़े के पास आप लेके गए तो कागज़ के टुकड़े उठ रहे हैं ऐसे, अपने आप अट्रैक्ट हो रहे। तो बच्चों होता क्या यहाँ पे, जैसे हम रब किया ना ऐसे, तो रब करने की वजह से यहाँ पे हुआ फ्रिक्शन। क्या हुआ, फ्रिक्शन, उससे बन रही थर्मल एनर्जी। क्या बन रही थर्मल एनर्जी, उस थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन मार्कर से हेयर में ट्रांसफर हो गए होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया मतलब एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और एक्सेस ही क्या है, चार्जिंग है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो होगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया वो हो जाएगी नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो ऐसा ही जो दो अपोजिट चार्ज की बॉडी है उनके बीच में फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। ये कैसे लगता है, इसका फॉर्मूला क्या, उन बाद में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के अंदर। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ ऐसा ही है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसका एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है। ऐसे अगर आप एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके आते हो तो या तो वो क्या होगा, ऐसे खटाक से ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, या आप कितना भी जोर लगा लो इसे मुँह करके वो उसके पास जाने वाला नहीं, वहाँ पे क्या हो, रिपल्सन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड, इसको बाद में नाम देंगे मैग्नेटिक। यहाँ मैंने फील्ड लिखा है, वैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इस वाली चीज़ को, जिसकी वजह से लगता है मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है। तो क्या लिखेंगे इस डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट क्रिएट्स और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, या इसको फील्ड अपन बोल देंगे। तो ये होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। तो ठीक है, आप इसको डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। अब यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं कब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और कब क्या होने वाला। देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, इसके लिए मैं आगे था कि ऐसे चार्ट, आगे यूनिट वगैरह बात अपन करने वाले, ऐसे अपन चार्ट बनाते हैं कि मान लीजिए अपने पास एक चार्ज है, क्या अपने पास चार्ज, और बच्चों चार्ज का जो सिंबल है ना वो अपन दिखाते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, इसको डिनोट किया जाता है। अब ये चार्ज कि मान लो जो चार्ज है वो क्या है, रेस्ट पर है। इफ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज क्या आपका रेस्ट पर, तो चार्ज रेस्ट पर क्या होगा, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। और यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंबल अपन यूज करेंगे ई, और यहाँ लगा देंगे वेक्टर। यानी जो चार्ज जब रेस्ट पे होगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम में सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछ देता है, चार्ज एट रेस्ट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या बात क्लियर है। सेकंड, मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा है, इफ चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये क्या क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ बी वेक्टर। बी वेक्टर का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, आप ये लिख लेना। इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों ये क्रिएट करेगा। ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन मूव कैसे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही क्या है, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या बात क्लियर। तीसरा केस ये बन सकता है, ये चार्ज मूव तो कर रहा है, चल तो रहा है, लेकिन यानी यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज बोलेंगे। तो अपन बोलेंगे एक्सेलरेटेड चार्ज क्रिएट्स क्या क्या क्रिएट करेगा, साथ साथ आप लिख भी लीजिए, क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कोमा मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है EMW। EMW बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये अपना चैप्टर नंबर 8 भी रहने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये बातें आपसे पूछ सकता है। अगर चार्ज रेस्ट पर, तो सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मूव कर रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। अगर चार्ज मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वो होगी एक्सेलरेटेड मोशन। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, उसके साथ साथ वो रेडिएशन भी क्रिएट करेगा। रेडिएशन RADIATION, रेडिएशन मतलब EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला और बताता हूँ, जो वैसे चैप्टर नंबर 8 में आएगा। होता है क्या है, देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है ना बच्चों, वो इक्वल होता है सी के इक्वल। किसके इक्वल, और सी आप जानते हो, सी होती है कितना, 3 × 10⁸। एक जाना पहचाना सिंबल है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या होता है, आप लिख लोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछते हैं, वैसे आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। कैसे पूछते सवाल, ई की वैल्यू देके या तो बी पूछ लेगा, और या बी की वैल्यू देके ई की वैल्यू पूछ लेगा। तो E/B इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। ये भी आप ध्यान रखना, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और B यानी मैंने लिखा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो E/B इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, और चार्ज अगर रेस्ट पर है तो क्या होगा, मूव कर रहा है, तो मूव करने के दो तरीके, तो क्या होने वाला है। तो इतनी बातें आप नोट कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज का यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट क्या रहेगा, इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, और चार्ज कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ तक देखो आप पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं अपन किसकी, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप यूनिट ऑफ चार्ज, और वो भी कौन सी, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो बच्चों चार्ज की जो SI यूनिट ना वो होती है कूलाम। क्या होती है, COULOMB, कूलाम होती है। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से डिनोट करते हैं। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, कूलॉम्ब होती है। क्या बात क्लियर। अब बात करते हैं CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों ये दो होती है, यानी ये डिपेंड करती है चार्ज मूव कर रहा है या चार्ज मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दो यूनिट हम यूज़ करते हैं, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स CGS यूनिट, एक होती है
स्टैटिक CGS यूनिट, और वो होती है बच्चों, ये होती है आपकी ESU। इसको बोलते हैं ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, या इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं? ये होती है फ्रैंकलिन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन, इसी को बोलते हैं स्टेट कूलाम्ब, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्टेट कूलाम्ब इसको बोला जाता है, स्टेट कूलाम्ब इसको बोलते हैं। और होता क्या है, एक कूलाम्ब इज इक्वल होता है 3 × 10⁹ ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये CGS यूनिट है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कौन सी होती है? जब चार्ज, ये कब है? वो स्टैटिक मतलब रुका हुआ। सेकंड क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS यूनिट। और ये होती है बच्चों एब कूलाम्ब। क्या होती है? इसको अपन शॉर्ट में से बोलते हैं EMU। क्या बोलेंगे? EMU भी बोलते हैं। ये होती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसी को बोलते हैं एब कूलाम्ब भी इसको बोला जाता है। साथ साथ आप लिख लीजिए, दिखाते हैं इसको AB से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं इसको? AB से दिखाते हैं एब कूलाम्ब। और होता है क्या है, 1 एब कूलाम्ब इज इक्वल टू होता है बच्चों 10 कूलाम्ब। क्या होता है? 10 कूलाम्ब। 1 एब कूलाम्ब क्या होता है? 10 कूलाम्ब के इक्वल रहता है। क्या बात क्लियर? ये लिखने की चीज़ आपको देखो, ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अदर यूनिट्स क्या होती है? तो अदर यूनिट ऑफ चार्ज, अदर यूनिट ऑफ चार्ज, तो ये होती है एक तो फेराडे। क्या होती है? एक तो होती है फेराडे, साथ साथ आप लिख लीजिए फेराडे, ठीक है। और 1 यहाँ पे रिलेशन बताता हूँ मैं आपको, 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96,5000 कूलाम्ब, ठीक है, कूलाम्ब, ठीक है। एक फेराडे बराबर कितना? 96,500 कूलाम्ब रहेगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे एक यूनिट होती है एम्पेयर इंटू होर, एम्पेयर इंटू होर, और एम्पेयर इंटू होर जो होती है एम्पेयर इंटू आवर, ये होती है 3600 कूलाम्ब के बराबर। आप इसको सोल्व कर लो। तो एम्पेयर यानी वही कूलाम्ब पर सेकंड, और 1 होर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो ये हो जाए कितनी आपकी? 3600 कूलाम्ब के इक्वल भी रहेगी। ये भी चार्ज का ही एम्पेयर इंटू आवर। AH मतलब क्या है? AH का मतलब है बच्चों एम्पियर इंटू आवर। क्या बात क्लियर? ठीक है। तो ये होता है 3600 कूलाम्ब के बराबर। तो ये इसकी यूनिट्स के बारे में बातें होगी। क्या बात क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, या पहले डायमेंशन की बात, या लिख लीजिए, ये तो यूनिट्स की बात क्लियर। आगे आप लिख लो चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, लिख लीजिए चार्ज इज ए स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है, वेक्टर नहीं है, मतलब वेक्टर नहीं है, स्केलर। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज में सिंपली ऐड कर सकते हैं, यानी इसका एल्जेब्रिक सम होगा जब भी टोटल चार्ज में निकालना पड़ेगा इसको। वैसे अब आगे बोलेंगे मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। चलिए आगे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो लिखिए नेक्स्ट आप डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या डायमेंशन ऑफ, मैं यहाँ चार्ज लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो देखिए चार्ज के इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन आप जानते हो ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में राइट करना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आप जब जानते हैं कौन कौन सी होती है? मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्लियर है बात? तो यहाँ डायमेंशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ फॉर्मूला जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता था चार्ज अपॉन टाइम, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ा ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, आप 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहीं से देखिए सिंपल में यूज कर लेता हूँ करंट के लिए। ये कौन सा करंट है? ये इलेक्ट्रिक करंट है। कौन सा करंट है? इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। बोल होता है कि नहीं होता? I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। तो यहाँ से क्या आएगा? Q इज इक्वल टू I इंटू टी आएगा, ठीक है। अब ये तो बन गया फॉर्मूला। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज, T टाइम और I करंट है। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन में लिखना। तो देखिए यहाँ पे करंट आ गया, टाइम, और करंट और टाइम दोनों में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है कि नहीं? तो यहाँ से डायमेंशन बनने वाले हैं ना, डायमेंशन क्या रहेगी इसकी? तो देखिए यहाँ पे करंट के लिए यूज करते सिंबल A, पावर यहाँ 1 तो A1, और टाइम के लिए तो A1 T1, तो इसकी यूनिट होगी। सो डायमेंशन होगी A1 T1। क्या बात क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया इसका डायमेंशन वगैरह की बातें, ठीक है। अब आगे बात, इतना आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर अब इसको अपन आगे कंटिन्यू कर लेते हैं।
हाँ तो बच्चों अपन आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देखिए बच्चों चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स चार्ज। नेक्स्ट लिखा आप हेडिंग लिख लीजिए टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 लिख लीजिए आप, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 कौन सा लिखोगे आप? पॉजिटिव चार्ज। पहला कौन सा होता है आपका? फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड कौन सा रहेगा आपका? सेकंड रहेगा नेगेटिव चार्ज। सेकंड क्या है? नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर है? तो चार्ज कितने टाइप के? 2 टाइप के, ठीक है। और मतलब चार्ज ऑन, अब देखिए यहाँ पे चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो होता है प्लस ई के इक्वल। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा माइनस ए के इक्वल। और जो बच्चों ई की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होगी ई की वैल्यू। और इसको बोलते हैं बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज या स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। जो क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड होता है इक्वल और नेचर क्या होती है? अपोजिट। नेचर मतलब एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। क्या बात क्लियर? तो यहाँ पे चार्ज 2 टाइप के। अब यहाँ बात करते हैं कि मान लो पॉजिटिव चार्ज के पास में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, या नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, या पॉजिटिव चार्ज के पास रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो क्या क्या होने वाला? तो बच्चों देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज के पास रखा हो पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो 2 मासेज अगर वो एक दूसरे से m1 m2 अगर वो r सेपरेशन पर है या r डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में फोर्स लगता है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता था F = कैपिटल G m1 m2/r²। इसको ठीक है, ये होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। तो जब 2 चार्ज पास पास में रखे होते हैं ना, एक को अपन चार्ज चलो Q1 बोलते हैं, Q2 बोलते हैं। अगर पॉजिटिव है मैंने बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सारी बातें, तो इनके बीच में फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अपन बाद में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के अंदर। यहाँ केवल बात करेंगे कि जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव इन नेचर होगा। तो देखो यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना तो ये फोर्स होगा रिपल्सन इन नेचर, यानी लाइक चार्जेज। यानी अगर दोनों पॉजिटिव सेम, दोनों के नेचर सेम, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तो यहाँ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव इन नेचर। क्या रहेगा, ये भी क्या करेगा, इसको इधर फेंकेगा, इसको इधर फेंकेगा, यानी जो फोर्स का टाइप रहने वाला है वो क्या रहेगा, रिपल्सिव इन नेचर। क्या रहेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। और यहाँ पे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स कैसा रहेगा, वो रहेगा अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या रहेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। यानी आप ऐसा समझ सकते हो, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है उनके बीच में क्या होती है, दुश्मनी, एक दूसरे को फेंकते इधर उधर। और जो पॉजिटिव नेगेटिव उनके बीच में क्या होता है, प्यार मोहब्बत चलता है इनके बीच में। ऐसा देखो, ये इसको इधर बुला रहा है, इसको अपनी ओर बुला रहा है, एक जगह दोनों मिलेंगे, आराम करेंगे, मजे करेंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं, लेकिन ठीक है। क्या बात क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इस चीज़ की लाइन क्या लिखेंगे, लाइक चार्जेस आर रिपल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा आप, लाइक मतलब जो सेम नेचर चार्ज, लाइक चार्जेज आर रिपल एंड अनलाइक चार्जेज, एंड अनलाइक जिनका नेचर अपोजिट है, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट ईच अदर, ये आप लिख लीजिएगा, आर अट्रैक्ट ईच अदर। और बच्चों इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ, इसको आगे लिख लेना आप, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते इसको, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोला जाता है। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, यहाँ लिखा हुआ है चार्ज, यहाँ फोकस आ रहा है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनमें फर्स्ट आती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक। तो आप लिख लीजिए साथ साथ, फर्स्ट एडिशन लगा लीजिए आप, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, तो देखिए बच्चों इसको पहले समझते हैं क्या चीज़ है, पढ़ लेंगे बाद में जो भी लिखा हुआ है।
देखो मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, और सिस्टम मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसके अंदर आप मान लीजिए इसके इनसाइड में एक चार्ज आप मान लीजिए Q1, एक आप अज्यूम कर लीजिए Q2, ऐसे ही Q3, यानी आप डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट चार्जेस प्लेस्ड है। यहाँ पे आप अज्यूम कर लीजिए Qn, ऐसे इसमें n चार्ज प्लेस्ड है, और आपने इसका क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। तो टोटल चार्ज सिस्टम क्या होगा, वो रहेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन प्लस Qn। जितने भी चार्जेज है उन सबको आप ऐड कर लीजिए। मतलब क्या है कि आपके पास एक सिस्टम है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपका सिस्टम, जिसके अंदर एक चार्ज मान लीजिए 1 माइक्रो कूलम, एक आप मान लीजिए देखो ये होता है माइक्रो, क्या होता है इसका पता ना, मतलब इसका मतलब होता है माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6 से तो पता ना आपको। नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस का 9, पिको 10 टू द पावर माइनस का 12, ये आपको ऐसे मिली होता है 10 टू द पावर माइनस का 3, और सेंटी होता है 10 की पावर माइनस का 2, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है मैंने माइक्रो कूलम। तो मान लो कोई सिस्टम है, उसके अंदर एक चार्ज मान लो 1 माइक्रो कूलम है किसी पॉइंट पर, फिर माइनस का 2 माइक्रो कूलम है, और फिर 3 माइक्रो कूलम है प्लस, और फिर माइनस का 4 माइक्रो कूलम, ऐसे मान लीजिए इतने चार्ज रखे हुए हैं। और आपको इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है। क्या करना है, टोटल चार्ज आपको निकालना है। तो क्या करोगे, आपको टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, आपको विद साइन ऐड करना है। भाई देखिए चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है उनको अपन सिंपल नंबर्स की तरह ऐड करते हैं, उनका सिंपल अपन एल्जेब्रिक सम करते हैं। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है विद साइन आपको ऐड करना है, साइन के साथ, मतलब विद साइन आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये +1 -2 +3 और माइनस का 4, तो क्या होता है 1 3 4 -6, यानी आएगा माइनस का 2 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज सिस्टम में क्या रहेगा, -2 माइक्रो कूलम रहने वाला, यही एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी समझ में आ गया हो। मतलब सीधी सी बात है, आपको अगर टोटल चार्ज निकालना ना सिस्टम का, तो जितने भी चार्ज उनको आप ऐड कर लो चिन्ह के साथ, विद साइन आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडिटिविटी ऑफ, ये लिखता हूँ इसलिए कि आपने मतलब साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर आपके हो जाए। तो ये आप यहीं से नोट्स बनाओ तो बेटर है, नोट्स अच्छी तरह से तैयार हो जाए, खुद के लिखे हुए नोट्स बेटर नोट्स रहते हैं, इसलिए मैं बोर्ड पर थ्योरी भी लिख देता हूँ साथ साथ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है additivity of electric charge means that the total charge of a system is the algebraic sum, यानी with sign algebraic sum of all the individual charges, जो अलग अलग चार्जेस, all the individual charges located at different points इनसाइड दी सिस्टम। तो ये हो गया आपका इसकी डेफिनेशन, कैसे आपको लिखना एग्जाम में अगर आता है तो, और ये आपका इसका मतलब आपको ये तो डायग्राम बना के आप ये नोट करके साथ में आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात होगी, क्लियर। सेकंड बात है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जैसे आपने पढ़ा है 11th क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 11th क्लास पढ़ा था, ऐसा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप सेकेंड हेडिंग अब लगा लीजिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, जो भी एक अपने पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम, कौन सा सिस्टम बोला मैंने, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब जो दुनिया से अलग, जिस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं। देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है आइसोलेटेड, क्या आता है, आइसो, आपने फिजिक्स में अपने बहुत बार काम में आता है आइसोलेटेड सिस्टम। या आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो आइसोलेटेड का मतलब होता है दुनिया से अलग थलग बोल दीजिए, जिस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लगा। जैसे मान लीजिए आप इस कमरे में, जैसे मान लो मैं कमरे में हूँ, आप भी कमरे में बैठो, आप कमरे में बंद हो, ठीक है, और तो आप क्या हो गए, बाहर जो आपका जो बाहरी जो एटमॉस्फेयर, उससे आप क्या हो गए, अलग हो गए, तो बाई बाउंड्री के बीच में। तो यही आइसोलेट सिस्टम, यानी जैसे तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो होना कुछ नहीं है ना, वो ऐसा। तो आप समझ सकते हो ना कि दुनिया, मतलब जैसे आप रूम में बंद हो तो रूम में आपको आइसोलेट, ऐसा ही है, तो मतलब जिस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज वो क्या रहेगा, रिमेन, मतलब रिमेन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ लिखा हुआ भी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, लिख देना आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred from one body to another। जैसे मैंने अभी ये रबी वाला एग्जाम्पल दिया ऐसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो चार्ज
कंजर्व रहता है वो, मतलब उसका अपन ना तो इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, इसका कुछ अपन ना इसको घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, ये कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। एक एग्जांपल इसके लिए अपन लिखते थे, एग्जांपल आपको एग्जाम में लेकर आता लिखना चाहिए एग्जांपल, जैसे ये कि न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जांपल है कि अपने पास एक 92 यूरेनियम 235 अगर इसके न्यूट्रॉन से कोलिजन करवाते हैं, टक्कर करवाते हैं, तो ये क्या होता है, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। इससे एक बनता है 56 बेरियम 141 प्लस यहाँ एक होता है 36 क्रिप्टॉन 92 और यहाँ से एवरेज निकलते ढाई न्यूट्रॉन, तो इसको हम बोले 3 न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी, ढेर सारी एनर्जी भी यहाँ से रिलीज होती है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया बिफोर फ्यूजन और ये हो गया आफ्टर फ्यूजन। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं शुरू में इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं इनिशियल चार्ज की बात करूँ, इनिशियल चार्ज मतलब देखिए ये आपके पास 92 यूरेनियम 235, तो यहाँ पे चार्ज, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 92 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल तो क्या होता है, न्यूट्रन होता है, न्यूट्रन क्या होता है न्यूट्रल, इसमें इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा तो अनचार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा, तो यहाँ पे चार्ज देखिए भाई इसमें 92 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 92। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ए अज्यूम कर लूँ, मान लूँ, तो दो का क्या हो जाएगा 2e, तीन का क्या हो जाएगा 3, तो ऐसे 92 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज क्या रहेगा 92e के बराबर रहेगा और यहाँ पे इसका चार्ज तो रहेगा 0। तो ये तो इनिशियल चार्ज। मैं बात करता हूँ फाइनल चार्ज यानी आफ्टर फ्यूजन, तो यहाँ पे कितना 56 इलेक्ट्रॉन इसके 36 इसके, तो कितना आएगा 56e प्लस 36e प्लस इसका चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए है क्या, जितना चार्ज शुरू में इनिशियली उतना ही चार्ज फाइनली, यानी Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। यही है इसका एग्जाम्पल, आप ये नोट कर लेना। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इतना आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका। जो चार्ज है ना, अगर मान लीजिए चार्ज की वन मतलब चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, कि मान लीजिए जो ये बॉडी, आप दो बॉडी अज्यूम कीजिए, यहाँ पे एक बॉडी अज्यूम कर लीजिए ए, एक बॉडी आप अज्यूम कर लीजिए बी, और मान जो इलेक्ट्रॉन है ए से बी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो होगा क्या, या तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से यहाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है और इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज कर रही है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो क्या होती है नेगेटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन इमिट करती है लूज करती है वो क्या होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाए तो इसका चार्ज क्या होगा -e, इसका क्या हो जाएगा +e हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो जाएंगे या तीन जाएंगे या चार जाएंगे। मतलब क्या है, क्वांटाइज का मतलब क्या है, यानी एक फिक्स अमाउंट में जाएगा। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5, यानी आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन, आधा अधूरा जाएगा तो पूरा जाएगा, आएगा तो पूरा आएगा। यही है क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज। और जितना मिनिमम एक बार में जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, उसको बोलते हैं क्वांटा, उस बॉडी का क्वांटा। तो यहाँ पे आएगा क्वांटा ऑफ चार्ज, जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आपको बताई दी मैंने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो बात क्लियर है। तो यही है, यानी जो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई, जिसको हम बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बोला जाता। तो यही यहाँ पे लिखा है। यानी देखिए यहाँ पे अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या रहेगा, या तो 1e, 2e, 3, तो यहाँ पे Q = Ne। तो यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाए, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लिमिट लूज कर रही है, जो डोनर है उसका चार्ज होगा पॉजिटिव और जो एक्सेप्टर उसका चार्ज क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मूले, चलो बाद में करते हैं। लिखा हुआ क्या है, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज कितना है Q ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, समझ गए, इंटीग्रल 1 2 3, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज को फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, या फंडामेंटल चार्ज मतलब चार्ज, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ पे दैट इज Q = ±Ne, दैट इज Q = ±Ne। यहाँ पे वेर Q इज द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
और ये स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कोई ट्रांसफर का चार्ज, कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो चार्ज जीरो हो जाएगा। तो एन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन आगे तक हो सकती है। एंड ई को बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के लिए होता है नेगेटिव और प्रोटॉन के लिए होता है पॉजिटिव होता है, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। तो और अगर आपसे पूछा क्वांटा ऑफ चार्ज, तो क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब भी होता है स्मॉल ई होता है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया कौन सा, क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ इतना आप नोट कीजिए। फिर आगे बोलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक हो रहा था चार्ज इज इनवेरिएंट। तो भी देखता है एनसीईआरटी में लिखा होना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, आगे फिर अपन और देखते हैं। हाँ, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज इज इनवेरिएंट। देखो चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मीनिंग क्या है, जो चार्ज है ना वो बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब चार्ज है, आप इसके लिख सकते हो चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी। स्पीड ऑफ बॉडी में जो चार्ज है कि बॉडी रेस्ट पर है या मूव करे, इस पर डिपेंड नहीं करे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज बॉडी का रेस्ट पर होगा, यानी Q एट रेस्ट इज इक्वल टू Q इन मोशन, यही है इनवेरिएंट ऑफ चार्ज का मीनिंग, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ दूसरा सवाल ये होता है, बोलो क्लियर है। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब जो चार्ज है बॉडी का वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करे। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन दी स्पीड ऑफ बॉडी, यानी जितना Q रेस्ट पे होगा उतना ही Q मोशन में रहेगा। अब यह सवाल दूसरा आता है कि जो मास है, क्या मास स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आप लिख बिल्कुल जो मास है ना, मास डिपेंड, यहाँ कुछ पॉइंट्स आप लिखिए आपके नॉलेज के लिए, बट मास डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी। मास डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी, आप लिखो साथ साथ स्पीड ऑफ बॉडी मतलब। और यहाँ पे मास इंक्रीजेज, क्या होगा, मास इंक्रीजेज विद द स्पीड, यानी स्पीड के साथ मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये प्रिंसिपल है जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जो क्या बोलते हैं एम, जिसको जो फॉर्मूला थोड़ा ये आपको पता होना चाहिए, बुक में लिखा हुआ नहीं फर्स्ट चैप्टर, लेकिन पता होना चाहिए। एम इज इक्वल टू एम नॉट, एक फॉर्मूला होता है, ये आता है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। इसका प्रूफ अपने 12th क्लास तक सिलेबस में नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो बॉडी का मास है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सबका मतलब समझिएगा। फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू एम नोट अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 - v² बाई c²। तो यहाँ पे जो एम नोट है ना, एम नोट यहाँ पे क्या है, रेस्ट मास है ना, मतलब रेस्ट मास। एम यहाँ पे क्या है, मास इन मोशन, इसको आप भी बोले मूविंग मास बोल दीजिए, मूविंग मास इसको आप बोल दीजिए, ठीक है। और v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे स्पीड ऑफ बॉडी हो जाएगी, स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे c क्या है, तो यहाँ c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, वो भी वैक्यूम के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या बात क्लियर, समझ में आ गया। मतलब बात ये, जब अपन चलते हैं ना, जब हम दौड़ते तो अपना मास क्या होता है, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका मास इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अपन जब चलते हो अपना जो मास है अपने को बढ़ा हुआ फील नहीं होता। इसका रीज़न क्या देखिए, इसका रीज़न ये है, अपनी जो स्पीड है ना, अपनी जो स्पीड यानी वी मान लीजिए लेस देन, भाई अपन कितना दौड़ते हैं, जो सी की वैल्यू क्या होती है तो बताया था, सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, वैक्यूम के अंदर होती है। अब अपनी स्पीड क्या मानोगे आप, मैक्सिमम 100 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 मीटर। और अगर यानी v की वैल्यू लेस देन c है, अगर v लेस देन c तो ये टर्म होगी लगभग 0, अप्रोक्स 0। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में m इज इक्वल टू आपका m नोट ही हो जाएगा। लेकिन v मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c के इक्वल है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिख दिया 3 × 10⁻7 के आसपास हो, और ये तो ये फिर क्या होगा, अगर ये देखो यहाँ पे बढ़ेगा, इसमें से होगा सब्ट्रैक्शन, तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। बस बात समझ में, ये फॉर्मूला आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जब स्पीड बढ़ेगी तो मास क्या होगा, मास ये बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू इसमें कुछ घटेगी, तो ये ओवरऑल टर्म डिक्रीज होगी, तो ये वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी। मेन बात, सीधी बात ये, काम की बात ये कि जो मास वो स्पीड पर डिपेंड करता है, और जब बॉडी मूव करती है उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ये काम की बात है, फॉर्मूला भी आगे याद रखना। अगर साइक्लोट्रॉन वगैरह अपन पढ़ते तो ये वहाँ भी फॉर्मूला काम में आता है, ठीक है। तो ये था चार्ज इज इनवेरिएंट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें करता हूँ, चार्ज और मास में डिफरेंस क्या। तो एक बात और बोल दीजिए आप,
देखिए जो चार्ज है ना, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी आप ऐसा बोल सकते हो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी विदाउट मास, यानी अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसका डेफिनेटली मास होगा ही होगा, किसी बॉडी के पास चार्ज का डेफिनेटली मास होगा, यानी विदाउट मास चार्ज का मतलब विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल, चार्ज संभव नहीं है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज यानी चार्ज के बिना मास पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जो चार्ज बॉडी है उसके पास मास होगा ही होगा, यानी चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, ऐसा आप बोल सकते हो। अब यहाँ आप बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आप कुछ पॉइंट्स, यानी अगर मान लो एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, तो आप चार्ज और मास में डिफरेंस लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन लिख लीजिए, टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा आप, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो लिखिए टेबल बना के, एक तरफ आप लिख लीजिएगा चार्ज और एक तरफ आप नोट कर लीजिएगा मास। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जब आप खुद लिखोगे, मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखिए, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड इज चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट क्या भी आपने सुना है कि मास -3 kg -5 kg, नहीं सुना ना। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज, या मास इज ऑफ वन टाइप, दैट इज ओनली पॉजिटिव। मास केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, जो चार्ज है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, मास इंक्रीजेज विद स्पीड। मास क्या होता है, मास इंक्रीजेज विद स्पीड। बोलो क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया होगा, अभी समझा दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, जबकि मास इज नॉट कंजर्व इटसेल्फ, बिकॉज मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, तो मास इज नॉट कंजर्व। ठीक है, बोलो क्लियर, लिख लोगे, नॉट लिखोगे आप खुद, नॉट कंजर्व पूरा आप लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज इज क्वांटाइज। और यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टैब्लिश येट, यानी मास का क्वांटाइजेशन अभी एस्टैब्लिश नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टैब्लिश येट, अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 क्या, जो दो चार्ज है ना, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इन बोथ क्या, मतलब फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस आर रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। ठीक है, बट फोर्स बिटवीन टू मतलब दो मास के बीच फोर्स कौन सा लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो नेचर हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो यहाँ लिखोगे आप, द ग्रेविटेशनल फोर्सेज बिटवीन टू मासेज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है। और चार्ज ऑलवेज, यानी विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, बट विदाउट चार्ज मास कैन एग्जिस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, किसके बीच में, कुछ डिफरेंस थे चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। क्या बात की, तो आप इतना नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ने में बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर, तो इतना तो आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है थ्योरी में, जो आपको पहले से आप छोटे क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, कंडक्टर। तो आप इसमें हेडिंग ला लीजिए, कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर बच्चों, substances through which electric charge can flow easily are called conductors। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, और एक बात हो, देखो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, ये टॉपिक्स में आपको समझा रहा था, आप इसको बुक से पढ़ लीजिएगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं बता दें, द सब्सटेंसेस थ्रू विच
द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, इन कंडक्टर्स, इन मतलब कंडक्टर्स में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज को कंडक्ट करवा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। और एक बात और है, किसी भी कंडक्टर को गिवन जो चार्ज कि आपके पास मान लो कि वो कंडक्टर उसको आपने चार्ज दिया, तो वो चार्ज जो भी आप चार्ज दोगे उसके अंदर ना रोक के इसकी सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है तो। ठीक है, उसका आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बना लीजिएगा, हेडिंग इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं बच्चों, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो ईजीली, जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज ईजीली फ्लो नहीं हो सकता है उनको अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है, ठीक है। और खास बात क्या है, इसमें क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बहुत ही कम होते हैं, जो मतलब जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स उससे बाउंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे काम की बात क्या है, इंसुलेटर को जो चार्ज गिवन, अगर आप इंसुलेटर को चार्ज यहाँ पे दे दिया कि आपने ऐसा सुई बढ़ लिया आपने से, है ना, नीडल, और यहाँ चार्ज चुबो दिया, तो चार्ज यहीं रहेगा, वो यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये चार्ज को कंडक्ट ही नहीं करवाता। तो ये खास बात आपको पता होनी चाहिए, कंडक्टर को गिवन चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, जबकि इंसुलेटर को जो गिवन चार्ज होगा वो ये वहीं पे रहेगा जहाँ उसको आपने दिया। तो ये भी कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं हम। ठीक है, उसके बाद अपन करते हैं यहाँ पे इसके कुछ न्यूमेरिकल कर दें। तो इतना आप एक बार पॉज करके, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बोला, आप खुद को नोट्स प्रिपेयर करें, मैंने आपको समझा दिया। और ये पॉइंट्स कंडक्टर इंसुलेटर आप शुरू से जानते हो जो आपको पता होना चाहिए। तो आप इतना एक बार पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल एक दो कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों अपन अब आगे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सवाल है, आपको याद होना चाहिए, ये कई एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो आपने 10 में पढ़ा होगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखिएगा आप, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अपने एन निकालना है इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी क्यू की वैल्यू कितनी की होना है 1 कूलम, और अपने क्या निकालना है, एन निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो अपने क्या जानते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू क्या आने वाला, क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू 1 कूलम और ई की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, जो आपको याद होनी चाहिए कितनी होती है, ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन आप पहले चाहो तो लिख के पॉज करके सोल्व कर लो, बाद में आप सोल्यूशन देख लेना एक बार, है ना, मैं सोल्व करवाता हूँ। जब इसका बच्चा सोल्व करके क्या देखिए 10/16 कर सकते हैं इसको, इंटू में प्लस 10⁻19 कर दो, ऊपर जाके माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या हुआ देखिए 100/16, तो ये आएगा, और यहाँ पे 10⁻18 कर लीजिए। 100/16 को आप और सोल्व करोगे तो आप इसको पूरा करना क्या आएगा, सोल्व करने का आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। आपको याद होना चाहिए 1 कूलम चार्ज में, चाहे वो 1 कूलम नेगेटिव चार्ज हो चाहे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कितने रहते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या बात क्लियर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, आप पॉज कर नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, जो बोर्ड एग्जाम 2022 का है, आरबीआई 2022 का सवाल है। इन मिलिकन्स इन, देखिए एक बात और है, जो चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है ना, वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने किया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया। तो कुछ सवाल कुछ ऐसा ही है, इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, लिखिए द चार्ज फाउंड ऑन ए चार्ज ड्रॉपलेट वाज -6.4 इंटू 10⁻19 कूलम, देन राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट चार्ज ड्रॉपलेट। तो बोर्ड एग्जाम 2022 का सवाल। तो आपको वही चार्ज गिवन है, एक ऑयल ड्रॉपलेट है, चार्ज ड्रॉपलेट ही बोल रखी है, चार्ज ड्रॉपलेट है ना, उसका चार्ज ये है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताने। सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ भी क्यू कितना गिवन है आपको, सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन, क्यू कितना गिवन है -6.4 इंटू 10⁻19 कूलम, और वही एन आपसे पूछ रहा है, और ई आपको पता ही है, तो यहाँ लगा दो क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई रहेगा। तो यहाँ पे एक बात और है, अगर आप चार्ज की वैल्यू विद साइन रखते हो, भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ लिखिए -6.4 इंटू 10⁻19, और ई की वैल्यू आप लिखिएगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम में लिख लीजिए यहाँ पे जो चार्ज है। तो इसको सोल्व करके आएगा, देखिए कैंसिल आउट, ये तो यार कितना, एन इज इक्वल सिंपल सा 4 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका आ गया आंसर। तो ऐसा डिब्बा बना के बॉक्स बना के यहाँ लिख दिया करो बोर्ड एग्जाम में आंसर। ये हो गया गिवन, लिख दिया करो सॉल्यूशन, फिर गिवन क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है।
ठीक है, सिंपल सा सवाल था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द चार्ज ऑन 26Fe52 न्यूक्लियस, यानी जो ये आयरन 26 है 26, इसके न्यूक्लियस का उन्हें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। न्यूक्लियस का पूछा है, ऑल ओवर तो वैसे क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ये सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए एटम है किसका, आयरन का, इसमें यहाँ क्या न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्या बात क्लियर। अब न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल, इसमें तो चार्ज होगा नहीं, तो जो भी चार्ज होगा किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल होगा, क्या बात क्लियर। तो इसमें कितने प्रोटॉन हो गए, तो इसमें इतने होते प्रोटॉन, जानते ना आप, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर 11 का हमने ZX से, ये क्या होता है नंबर ऑफ, मतलब एटॉमिक नंबर, और इतने क्या होता है इन न्यूट्रल कंडीशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो गिवन है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी चार्ज, एन की वैल्यू क्या गिवन है 26, तो चार्ज निकाला न्यूक्लियस, सिंपल सा लगा दीजिए Q इज इक्वल टू एन, फिर से Q इज इक्वल टू एन, और न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, तो एन की वैल्यू कितनी 26, और E चार्ज ऑन प्रोटॉन लोगे भाई, एक का चार्ज ये गिवन है आपको पॉजिटिव रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज क्या होता है मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल तो रहेगा ना, पहले इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और प्रोटॉन में पॉजिटिव, तो यहाँ आप लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, इसका आप गुणा भाग करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो गुणा मल्टीप्लाई करने पे इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है 26 इंटू में आप कर लीजिए 1.6, तो ये सोल्व करने पे आ रहा है 41.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और बच्चा आप एक काम की बात और बताता हूँ आपको, इसको आपको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि जो ये वाला नंबर है ना वो आपको इन बिटवीन 1 और 10 रखना है, 1 और 10 के बीच में रखना। तो क्या करोगे, ये डेसिमल आप यहाँ शिफ्ट कर दो, बन जाएगा 4.16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये जो नंबर आपको 1 और 10 के बीच में रखना है, और यहाँ जो भी फिर नंबर आएगा 10 की पावर में वो, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। इसका चार्ज क्या रहेगा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, बोलो क्लियर है, इतना क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा आप, वो लिख लीजिए, उसके बाद लिखो ये डिटरमाइन दी टोटल चार्ज ऑन 75 kg इलेक्ट्रॉन्स। आप पॉज करके चाहो तो सॉल्व कर लो। क्या बोला देखिए, मैं बताता हूँ इसको। आपके पास 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें आपको टोटल चार्ज निकालना है, यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास गिवन है। तो यहाँ मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा इस सवाल कराने से पहले। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया नहीं, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, हालांकि आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, पहले ही पढ़ा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ बच्चों मैं बता दूँ, यहाँ पहले बताऊँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चलो मैं यही बताता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना एमी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये आपको मान लीजिए दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको गिवन ऐसा मान लीजिए, ये डेटा काम में आने वाला है, ये आपको वैसे याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। देखिए यहाँ बोला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑन, चार्ज पूछा टोटल चार्ज ऑन 75 kg इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या करना चाहेंगे, अपने चार्ज निकालना है। तो अपन देखेंगे इस 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स में, 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं। इसके लिए क्या करोगे, देखिए तो अगर मैं अज्यूम करूँगी एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान एम मान लूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन मास क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में हिंदी में बोल दिया। अगर मैं अज्यूम करता हूँ एक इलेक्ट्रॉन मास एम है, तो 2 क्या हो जाएगा 2m, 3 क्या हो जाएगा 3m। तो यहाँ पे आप लिखोगे जो चेंज इन मास, यानी जो कैपिटल M होगा इज इक्वल करेगा n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो रहेगा गिवन मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे याद कर लीजिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो गिवन मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, ये हो गया सॉल्यूशन इसका, ठीक है। एम गिवन आओ, कैपिटल एम कितना गिवन है, कैपिटल एम कितना, कैपिटल एम कितना, कैपिटल एम गिवन है कितना 75 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल एम यानी 75 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। ये तो आ गया चार्ज, तो 75 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 मैंने प्लस कर दिया, ये तो आ गया है, सोल्व बाद में करेंगे। अब तुमने कहा चार्ज, हैंस टोटल चार्ज, हैंस चार्ज, तो चार्ज क्या रहेगा, हैंस चार्ज यानी Q, तो Q इज इक्वल टू एनी, फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एनी। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू कितनी है, तो ये n की वैल्यू 75 अपॉन 9.1 इंटू ई कितना होता है 1.6 इंटू 75 इंटू में तो लिखो पहले 10⁻31 इंटू में ई क्या लिखोगे 1.6 इंटू
10 टू द पावर इसका 19 कूलाम। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा अप्रोक्स बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 1.6 ये 9.1, तो आप इसको लगभग 90 अप्रोक्स 90 अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप जब 90 अज्यूम करके 16 साल करोगे तो आपको आंसर ये 75, इसको आप सोल्व करोगे तो इसको आप 90 अज्यूम कर इसको आप सोल्व कर सकते हो। और ये माइनस का 31 कितना 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। उसको सोल्व करने में जो भी आपको आंसर मिलेगा उसको आप देख लेना, कर लोगे ना, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, इतना नोट कीजिए। उसके बाद अपन इतना तो क्लियर। अब आगे बात करते हैं किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है इस बार एनसीईआरटी ने हटा रखा है, लेकिन अपन फिर भी पढ़ लेते, थोड़ा सा आइडिया अपने को लग जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में आपको 5 मिनट में समझा दूंगा, थोड़ा पता रहेगा किसी बॉडी को चार्ज कैसे। तो भाई आप इतना नोट कीजिए पॉज करके, फिर अपन आगे की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब किसी बॉडी को अपन चार्ज करेंगे ही कैसे, ठीक है। तो चार्ज करने का सिंपल तरीका क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन निकालो। अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बॉडी के ऊपर आ जाएगा, और आप उस इलेक्ट्रॉन खींच लाओगे बाहर तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस कितने मेथड से कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, वही है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन तो आप लिखिए हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग फर्स्ट लिखे बाई फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन क्या है कि दो बॉडीज है उसका ऐसे रगड़, जैसे खोर ऐसे रब किया, ऐसे खोर ऐसे रब कर रहे हो आप। तो ऐसे रब कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हीट डेवलप हो रही है। हीट डेवलप हो रही है तो क्या इसको एक थर्मल, इससे क्या बने एक तरह से मतलब थर्मल एनर्जी मिल रही है, और उस थर्मल एनर्जी को जो गेन करके जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल का, आउटर मोस्ट सेल का, वो क्या होगा, आज़ाद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसको एनर्जी मिल गई, वो उछलेगा, उसको एनर्जी मिल गई तो कहीं और भाग जाएगा। कहीं और भाग गया तो किसी एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, किसी दूसरे के पास चला गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो बॉडीज बन गई चार्ज। तो ये फर्स्ट मेथड है बाई फ्रिक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बच्चा जाता है फ्रॉम मटेरियल लोअर वर्क फंक्शन टू द मटेरियल ऑफ हायर वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या चीज़ है, तो वर्क फंक्शन का मतलब होता है, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन सरफेस इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन, जो आप बाद में चैप्टर नंबर आप 11 में पढ़ोगे भी बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ बाई फ्रिक्शन, जो मैंने बात बोली वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। इफ़ वी रब वन बॉडी, इफ़ वी रब वन बॉडी with another body, electrons are transferred from one body to the other, यही है बाई फ्रिक्शन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा वो भी लिखा हुआ नीचे, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मटेरियल विद लोअर वर्क फंक्शन टू द मटेरियल विद हायर वर्क फंक्शन। और जो अपने जो क्लाउड्स वगैरह वो कैसे चार्ज गेन करते हैं, बाई फ्रिक्शन। तो क्लाउड्स गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हो क्या रहा है, जब रब करो ना तो एक बॉडी यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और एक गेन कर रही है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और जो गेन कर रही है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे खास बात ये कि मैं आपसे पूछूं कि किस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, नेगेटिव का। तो देखिए बच्चों जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया ना तो इसके मास में कितना इंक्रीमेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन मास के इक्वल। तो यहाँ पे बात क्या है, जो नेगेटिव बॉडी होती है उसका मास ग्रेटर होता है पॉजिटिव बॉडी के मास के कंपेयर। ये बात ध्यान रखना, मास ऑफ नेगेटिव बॉडी इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिव बॉडी। यूँ बोलिए, मास ऑफ पॉजिटिव मटेरियल पॉजिटिव बॉडी इज स्लाइटली लेस देन द नेगेटिव बॉडी, एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे देखिए कौन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है और प्रोटॉन हैवी भी होता है, भारी भी होता है। तो यहाँ पे कुछ बात डेटा जो मैंने आपको पहले बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद करना कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों होता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। और यहाँ मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, ये 1.672 या 1.674, बाकी ये देखो ये टर्म सेम है। जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन से भरे, जो न्यूट्रॉन रियलिटी में जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, लेकिन कोई ज़्यादा खास फर्क भी नहीं है। तो मैं यूँ बोल देते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन, मैं यहाँ देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और उसको अपन बच्चों लेते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और बच्चों इसी को बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 1 AMU। 1 AMU मतलब एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जो आपका कार्बन जो एटम है उसके मास का मतलब जो 12 पार्ट। तो यहाँ पे 1 AMU, ये आप याद करना, ये डेटा आपको याद होना
चाहिए। ठीक है, तो ये अपने न्यूमेरिकल्स के लिए बातें अपने काम में जो डेटा अपने काम आता है। तो ठीक है, तो ये था आपका बाई फ्रिक्शन और कुछ एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे, किसका मास ज़्यादा किसका मास कम। ठीक है, तो ये था आपका बाई फ्रिक्शन। बोलो क्लियर। सेकेंड मेथड होता है कंडक्शन का, मतलब चार्जिंग का बाई कंडक्शन, यहाँ पे नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड मेथड क्या है, बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन यानी पहले बात है किन में होगा, कंडक्टर्स के अंदर होगा। तो ये कैसे होगा, देखिए कि मान लो आपके पास एक चार्ज बॉडी है, क्या आपके पास एक चार्ज बॉडी, तो मान लीजिए अपने पास ये कोई चार्ज बॉडी है, ऐसा अज्यूम कीजिए, और फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आप मान लो इसके ऊपर 4 कूलम पॉजिटिव चार्ज आप अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और अपने पास एक न्यूट्रल बॉडी है, दूसरी का अपने पास एक न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ऐसा मत बोल देना। न्यूट्रल बॉडी है, ये कौन सी बॉडी लिख रहा हूँ मैं, CB मतलब आप समझा ना, CB मतलब चार्ज बॉडी और NB मतलब न्यूट्रल बॉडी। हमारे बाहर मोर बोल रहे हैं ना, शायद आपको आवाज़ आ रही हो। तो ये चार्ज बॉडी और ये कौन सी न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ऐसा मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या नेगेटिव चार्ज। अभी न्यूट्रल है, अपन ने क्या किया, इनको कांटेक्ट में लाया, यानी अपन ने क्या किया, इन दोनों को टच करवा दिया, ऐसे टच करवा दिया तो टचिंग हो गई। तो टच करने के बाद क्या हुआ, देखिए भी अपन ने पढ़ा था, जो सेम लाइक चार्ज क्या करता है, अपने आप को रिपल करता है। क्या करता है अपने आप को रिपल, तो होगा क्या, अगर यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ भी जो पॉजिटिव चार्ज, पहले इसके पास जगह नहीं थी, अब इसको जगह मिल जाने के लिए तो यहाँ पे भी कुछ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपन दोनों क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो दोनों बॉडीज है वो सेम नेचर के चार्ज से चार्ज हो जाएगी, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, और ये होता है कंडक्टर्स के अंदर। अगर ये कंडक्टर नहीं होगा तो इसमें चार्ज कैसे यहाँ ट्रांसफर होगा, तो कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर्स के अंदर होता है। क्या बात क्लियर। अब दूसरा वाला यहाँ पे क्या है, क्या दोनों बॉडी इक्वल चार्ज होगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोनों बॉडी इक्वल चार्ज तभी होगी इफ शेप साइज और मेटेरियल, अगर इफ शेप साइज एंड मेटेरियल देन द बॉडीज इक्वली चार्ज, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो अगर इक्वल चार्ज कब होगी, दोनों भाई, अगर यहाँ 4 कूलम, जैसे यहाँ 4 कूलम था, इस पर 2 कूलम, इस पर 2 कूलम, तभी होगा जब दोनों का शेप सेम हो, साइज सेम हो और मटेरियल भी सेम हो, अदरवाइज ये सेम नहीं रहेगा। क्या बात की, तो यही है चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसी को मैंने लिखा हुआ सेम, द प्रोसेस, अब बोल देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाई कॉन्टेक्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। तो ये था चार्जिंग बाई कंडक्शन। ऐसे बॉडी को अपन चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो चार्ज होगा सेम नेचर, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ये तो चार्जिंग बाई कंडक्शन। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आता है, इतना क्लियर है, आगे बढ़े तो नेक्स्ट है बाई इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब यह होता है कि समझिए कि अपने पास एक तो चार्ज बॉडी, एक अपने पास अनचार्ज बॉडी है, यानी न्यूट्रल बॉडी है। अनचार्ज मतलब उसके अनचार्ज बॉडी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रहने वाला। तो फॉर एग्जांपल स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे पढ़ेंगे बाद में समझते हैं कि मान लो अपने पास एक तो है अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी मान लीजिए, और इसके पास में लेके आ रहा हूँ एक पॉजिटिव बॉडी लेके आ गया, स्टेप फर्स्ट मान लीजिए, स्टेप फर्स्ट। और नीचे तो इस बच्चों ऐसा भी करते हैं, मैंने बताया नहीं है, यहाँ एक स्टैंड लगाते हैं, जब आप बुक्स खुद देखो ना, बुक में एक स्टैंड लगा होता है, इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड। सब के अंदर वैसे देखो बुक के अंदर एक इंसुलेटिंग स्टैंड लगा होता है। उसका मतलब क्या होता है कि चार्ज कहीं अर्थ में पास ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे इंसुलेटेड स्टैंड लगा देते। इंसुलेटेड जो चार्ज को फ्लो नहीं करेगा, अदरवाइज चार्ज ग्राउंड में समा जाएगा, ग्राउंड में धरती माता में चला जाएगा। बात क्लियर। तो ऐसा इसलिए वो नीचे बुक में आप देखो तो ऐसा डायग्राम ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट मैं नीचे स्टैंड में यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ। अब देखिए ये स्टेप फर्स्ट, तो होगा क्या, ये कौन सी बॉडी है अपनी, न्यूट्रल बॉडी, NB मतलब न्यूट्रल बॉडी, और ये अपनी CB कौन सी है, चार्ज बॉडी है। बात समझ में आ गया। अब जैसे आप इस चार्ज बॉडी को आप इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आओगे, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज भी। तो होगा क्या, अगर इसके पास पॉजिटिव बॉडी को नियर टच नहीं करा, बस पास में लेके आए, तो क्या होता है, जो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेप सेकंड में जब ये इसके पास आप लेके आओगे, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे रिपल होकर थोड़ा दूर चला जाएगा, यानी एक दूसरे सिरे पे चला, दूसरे एंड पे चला जाएगा। ये स्टेप सेकंड बोलो, यानी इसमें ऐसा कुछ हुआ। फिर अपन ने क्या किया, स्टेप थर्ड के अंदर अपन ने क्या किया, ये जो न्यूट्रल बॉडी थी, ये न्यूट्रल बॉडी है, और जो चार्जिंग बॉडी इसके पास से अपन ने रखी है, इसको अपन ने क्या किया, न्यूट्रल बॉडी को अपन ने कर दिया ग्राउंड। क्या कर दिया, ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड का होता है सिंबल। ग्राउंड मतलब क्या है, अपन ने कंडक्टिंग वायर लिया, क्या लिया,
कंडक्टिंग वायर लिया और वायर लेके इसको धरती से जोड़ दिया, गड्ढा है ना खोद के ऐसे, तो ग्राउंड कर दिया। तो होगा क्या देखिए बच्चों, ग्राउंड मतलब धरती, ग्राउंड क्या है मतलब अर्थ क्या अपना कंडक्टर है, अर्थ क्या होता है कंडक्टर, यानी इसमें बहुत सारे फिर इलेक्ट्रॉन्स है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आके इस वाले पार्ट को जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये स्टेप थर्ड है। और स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे, जो ग्राउंड है इसको भी हम रिमूव कर देंगे, इसको अपन क्या कर देंगे, ये स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। स्टेप फोर्थ में मैंने क्या किया, अच्छा स्टेप फोर्थ में अपन क्या कर रहे हैं, इस ग्राउंड को मैंने रिमूव कर दिया और ये चार्ज बॉडी इसके पास है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव तो रहेगा नेगेटिव रहेगा, और इसको अपने क्या कर दिया, ग्राउंड को रिमूव कर दिया। और स्टेप फिफ्थ के अंदर अपने क्या किया, इस अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी को भी यहाँ से रिमूव कर दिया। तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या होगा, अब नेगेटिव, अब इसको इधर कोई खींचने वाला नहीं है ना, इसको अभी अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा, खुद के रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसमें फैल जाएगा। तो यहाँ पे ये चार्ज डेवलप हो गया, यानी बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। और कैसी चार्ज हुई है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ लिया क्या था, पॉजिटिव चार्ज, आगे कैसा नेगेटिव चार्ज। मतलब ये खास बात ये कि इंडक्शन में हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है। अगर इसी बॉडी को आपको पॉजिटिव चार्ज करना, तो यहाँ क्या लोगे, यहाँ आपको नेगेटिव बॉडी लेनी पड़ेगी। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन, बिना टच किए ही काम हो गया, ठीक है। ऐसी बात है, यहाँ पे समझ में आ गया, यानी बिना टच के यहाँ से चार्ज। खास बात क्या है, इंडक्शन में हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है। अगर आपको इसी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो यहाँ पे नेगेटिव बॉडी ले लीजिए। और यहाँ पे एक बात और है, जो चार्जिंग बॉडी है इसके इसके चार्ज में कोई कमी मतलब नहीं, इसके चार्ज में ना तो ये ना चार्ज गेन करेगी और ना ही चार्ज ये लूज करेगी। चार्जिंग बॉडी, इसके चार्ज में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, अब मैं पढ़ता हूँ, समझ में आपको आ गया होगा। तो क्या लिखा है, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट, मतलब पास में आते हैं, नियर ए न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज, बता दिया आपको, विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन न्यूट्रल बॉडी। ये न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस one side of the neutral body becomes negative charge while the other positive. This process is called electrostatic induction, ठीक है। And next, the nature of induced charge is always opposite to that of inducing charge। ये हो गया inducing charge, ये हो गया induced charge, ठीक है। And जो चार्ज बॉडी नाइदर गेन नॉर लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये था आपका चार्जिंग, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। हालांकि ये जो टॉपिक है जो अभी मैंने पढ़ा है वो एनसीईआरटी में इस बारे में लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज इंट्रोडक्शन और बेसिक लेक्चर था। आगे हम पढ़ने वाले कूलॉम्स लॉ, सब कुछ डेरिवेशन वगैरह अपन करेंगे, न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि बच्चों मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।